अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज हम कराची में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी के मशहूर मारूफ़ डॉक्टर रियाज़, जो कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के डीन हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के कराची यूनिवर्सिटी में। हाल ही में डॉक्टर रियाज़ जो हैं उनको थानों का चक्कर लगाना पड़ा और अचानक लापता हो गए और उनके लापता होने के चंद घंटे बाद कराची यूनिवर्सिटी में एक सिंडिकेट का इजलास होना था। हर यूनिवर्सिटी का एक सिंडिकेट होता है जिसमें डीन्स होते हैं, दूसरे अहम नुमाइंदे होते हैं हुकूमत के भी। और उस सिंडिकेट इजलास के अंदर इत्तलात के मुताबिक एक बड़ा ही मतनाज़ा किस्म का फ़ैसला किया गया है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ अदलिया, पार्लियामेंट और हुकूमत के दरमियान, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट भी उनके दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली वो जारी जंग है, जिसमें एक बड़ा मसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तकरीबन 6 जजों का वो ख़त है जिसमें उन्होंने खुफिया अदारों पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं कि किस तरीके से उन्हें हिरासा किया जाता रहा है। उस ख़त के मंज़र-ए-आम पर आने के बाद से उन तमाम 6 जजों के हवाले से भी मुख्तलिफ़ किस्म के शिकायत और सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पे उनके ख़िलाफ़ कैंपेन भी चल रही है और उसी दौरान एक संगीन इल्ज़ाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ लगाया गया और कहा गया कि उनकी डिग्री जाली है और मुख्तलिफ़ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, शहरियों के ज़रिए कुछ शिकायत भी दायर की गई हैं। और उसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन भी जो है वो डाली गई कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोका जाए। एक ऐसे मौके पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू हुई है जब वो 2024 के जो हाल ही में इलेक्शन हुए हैं उनके बाद इंतखाबी उज़रदारियों की बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल समाअत कर रहे थे। तो एक तरफ उनको ज़ाती तौर पे टारगेट किया गया और दूसरी तरफ जो है उनको रोक भी दिया गया है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के तौर पे काम करने से, जिसने इस्लामाबाद की 3 मतनाज़ा जो नताइज हैं इंतखाबी उनकी जांच पड़ताल करनी थी और जिसमें तीनों सीटें जो हैं वो हुक्मरान जमात नून लीग को दी गई थी। तो डॉक्टर रियाज़ जो हैं कराची में उनका अचानक लापता होना, पुलिस की तरफ से उन्हें हिरासत में लेना, ये कोई मामूल का वाक़या नहीं था, क्योंकि बाद में फिर पुलिस ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए इनकी रिहाई के अहकामात भी जारी कर दिए। मगर तब तक कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट में वो मतनाज़ा फ़ैसला हो गया था जो आजकल मौजूद बहस है, और वो ये था कि कराची यूनिवर्सिटी में एक राइट टू इन्फॉर्मेशन की कोई एप्लीकेशन आई थी जिसमें कहा गया था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सिंध की कराची यूनिवर्सिटी से जो कानून की डिग्री ली है, आज से तकरीबन 40 साल पहले ये डिग्री ली थी, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की वो कानून की जो डिग्री है कराची यूनिवर्सिटी से जो उन्होंने ली है वो दुरुस्त नहीं है, और उसके बारे में जो कराची यूनिवर्सिटी है वो उस डिग्री की तस्दीक करे। तो उसके ऊपर सिंडिकेट ने अब ये एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जो जारी की है उसमें ये वाज़े तासुर ये दिया जा रहा है कि जो कंप्लेंट आई थी या जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की दरख्वास्त आई थी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़, उसके ऊपर सिंडिकेट ने ये ऐलान किया है कि उनकी जो डिग्री है उनकी इनरोलमेंट भी मनसूख की जा रही है और डिग्री भी मनसूख की जा रही है। और इस सिंडिकेट के इजलास में डॉक्टर रियाज़ ने भी शरीक होना था, मगर क्योंकि इनको थाने ले गए थे और डॉक्टर रियाज़ ने अपनी सिंडिकेट के इस इजलास से और अपनी गिरफ़्तारी से पहले सोशल मीडिया के ऊपर यह ऐलान किया था कि इस तरह का एक बैरूनी दबाव आ रहा है कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के ऊपर, और उस दबाव का मकसद ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है उसको मनसूख किया जाए, और उसके बाद ताकि फिर एक तो सोशल मीडिया पे भरपूर अंदाज से उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जाए जो अब शुरू हो चुकी है, और दूसरा उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका मामला जो है वो फ़ौरी तौर पे टेकअप कर लिया जाए, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी अब कुछ दरख्वास्त आई हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के हवाले से। और तीसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भी अपना एक फ़ैसला महफूज कर रखा है इस सवाल पर कि क्या किसी हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ शहरी की ये दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर की जा सकती है या नहीं, कि जिसमें कहा गया हो कि जज को काम से रोका जाए क्योंकि इसकी डिग्री जाली है। अब आईन पाकिस्तान जो है आर्टिकल 209 ये वाज़े तौर पे कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी जज के ख़िलाफ़ ना सिर्फ ये
कि कोई उसको ओहदे से हटा नहीं सकता मासवाए आर्टिकल 209 के तहत बनाई गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी भी नहीं हो सकती, कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती मासवाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अख्तियार और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अथॉरिटी के, जिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही आज कल जो है वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे हैं। तो बज़ाहिर अभी ये वाज़ेह नहीं है कि महज एक शहरी की दरख्वास्त पे कोई भी सरकारी महकमा किसी भी जज की डिग्री को किसी वक्त भी 40 साल 50 साल बाद जो है वो उसके बारे में कोई एक प्रेस रिलीज जारी कर दे। क्या कोई सरकारी महकमा किसी जज के बारे में इवन के तहकीकात भी कर सकता है या नहीं? क्योंकि बज़ाहिर ये सब चीज़ें आइन के बरखिलाफ़ हैं। और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस आया था उसमें भी ये इल्ज़ाम था कि जो कुछ सरकारी इदारे हैं उन्होंने गैर कानूनी तौर पे सर्वेलेंस की और गैर आइनी तौर पे जो है एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ मालूमात हासिल की थी। टैक्स के मामलात थे और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा की बैरून मुल्क जायदादों के मामलात थे। तो आज डॉक्टर रियाज साहब कराची में हमारे साथ खसूसी मेहमान हैं। डॉक्टर रियाज साहब, पहले तो वेलकम बैक। आप थाने में आपने काफ़ी टाइम गुजारा। हमारे मुल्क में तो जराइम पेशा लोगों को थानों में, कचहरियों में और जेलों में जाना चाहिए, लेकिन ये बदकिस्मती से आप प्रोफेसर हजरात भी, और वो भी मकसद ये है कि आपको सिंडिकेट के इजलास में शरीक ना होने दिया जाए। तो आपके ख़्याल में सिंडिकेट इजलास का एजेंडा क्या था और आपको क्यों नहीं शरीक होने दिया गया? देखिए, एक बुनियादी मसला हमारी सोसाइटी का जो है ना, वो इदारों की इम्प्यूनिटी है। मतलब ये कि हम कोई भी चीज़ मावरा अदालत कर दें, हमारा ना सिर्फ ये कि हमारी मर्ज़ी है, बल्कि कि जाओ जो कर सकते हो कर लो, कोई क़ानून उनकी गिरफ्त में नहीं है। मुझे लगता है कि कल मुझे उठाने का मकसद इजलास में सिर्फ शिरकत से रोकना नहीं था, बल्कि सिंडिकेट के जो अरकान थे, जो वहाँ 12-13 लोग होंगे, उन पर दबाव डालना था कि अगर सिंडिकेट के एक आदमी को हम उठा सकते हैं तो तुम लोग ये फ़ैसला करो। और आप देखिए उन्होंने वो फ़ैसला कर दिया। अच्छा, अब सिंडिकेट का एजेंडा हमें कोई 22 या 23 अगस्त को मिला था, और उसमें जो है आइटम नंबर 6 में लिखा हुआ था कि अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट 17 अगस्त 2024 की पेश की जाएगी। और आम तौर पे कोई भी एजेंडा आइटम होता है उसके सारे डिटेल्स वगैरह आगे दिए हुए होते हैं, लेकिन इसके केस में साफ़ तौर पे लिखा हुआ था कि ये रिपोर्ट जो है अनफेयर मीन्स कमेटी की, ये आपको सिंडिकेट में ही मिलेगी। अच्छा, पहले नहीं तकसीम की गई? नहीं की गई। पूछता 50 साल से यूनिवर्सिटी में एक अनफेयर मीन्स कमेटी के नाम से एक कमेटी चल रही है, जिसमें आमतौर पे डीन्स होते हैं और कंट्रोलर एग्जामिनेशन होता है, और जो है वो रजिस्ट्रार होता है, और एक और नुमाइंदा होता है। और इसका सरबराह कौन होता है? इसका सरबराह मेरे ख़्याल में वाइस चांसलर ख़ुद होता है। ठीक है, लेकिन ये तो सिंडिकेट का इजलास था ना जिसने ये सारी कार्रवाई डाली? जी, नहीं, ये हुआ ये कि उस जो सिंडिकेट के एजेंडे में लिखा हुआ था अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, ठीक है, कोई डिटेल नहीं, कुछ भी नहीं, सिंडिकेट के इजलास में पेश की जाएगी। और सिंडिकेट का सरबराह कौन होता है? वो वाइस चांसलर होता है। कौन है वाइस चांसलर? खालिद महमूद इराकी साहब, हमारे खालिद महमूद इराकी साहब, इराकी प्रोफेसर हैं हमारे यहाँ। तो उन्होंने इस इजलास को चेयर किया? उन्होंने चेयर। एजेंडा वही तय करते हैं, वही तकसीम करते हैं, वही तय करते हैं। तो खालिद महमूद इराकी साहब को क्यों नहीं ख्याल आया कि एक प्रोफेसर को जो शिरकत के लिए आ रहा था उसको पुलिस ने उठा लिया है और उसके बारे में कोई मालूमात करते ही, ये कौन है खालिद महमूद इराकी साहब? हमारी यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं, अभी रिटायर हुए हैं कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहले? हाँ, यानी अभी मेरे ख्याल में शायद अभी कोई 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो वो सिंडिकेट के सरबराह थे? हाँ, वो उनका टेन्योर होता है ना वाइस चांसलर का, 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। नहीं, लेकिन अगर वो रिटायर हो गए तो सिंडिकेट की सरबराही कैसे कर रहे थे? नहीं, वो उनको जो वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया था वो उनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया था। उस 4 साल में अभी 2 साल बाकी। अच्छा, तो वो एज अ वाइस चांसलर उन्होंने सरबराही की, और फिर फैसला क्या किया सिंडिकेट ने? देखिए, मुझे तो उठा लिया 1:15 बजे, वो इजलास 3 बजे शुरू हुआ, शायद 5 बजे 5:30 बजे ख़त्म हुआ। मैं जब रिहा हुआ तकरीबन 9:30-10 बजे के दरमियान, तो उसके बाद मुझे पता चला कि वो जो एजेंडा आइटम था वो अप्रूव हो गया। लेकिन जब ये एजेंडा आइटम हमें एजेंडा मिला था 23 अगस्त को, तो एक बड़ी अजीबोगरीब बात थी कि मैं यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट में अभी तो 1 साल से हूँ, उससे पहले भी रह चुका हूँ, और कोई पिछले तकरीबन 1973 का एक्ट जब से बना है हमारी सिंडिकेट इसी तरह से चलती है।
और मेरी मालूमात में और जो इस वक्त मौजूदा सिंडिकेट के अरकान हैं उनकी मालूमात में भी कभी भी अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट सिंडिकेट में नहीं लाई गई। तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि अब की अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट क्यों आ रही है और हमें दी क्यों नहीं गई है। तो मैंने फिर पता किया, जो कमेटी के कुछ अरकान थे, मैं उनसे जाके मिला पर्सनली और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई ये एक ही केस है तारिक महमूद जहांगीरी साहब का, और इनके बारे में हमें ये बताया गया कि उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी के नाम से 1991 में शायद इनको डिबार किया गया है, तो इन्होंने इम्तहान दिया होगा 89-90 में और ये अनफेयर मीन्स में पकड़े गए। लेकिन डिबार किया हुआ है और फिर इन्होंने इम्तिहान दिया, ये कैसे? हाँ, वो ये हुआ ये कि इनको जब उन्होंने अनफेयर मीन्स की उस ज़माने की कमेटी की रिपोर्ट निकाली कि इनको ये पकड़े गए थे और उनको 3 साल की डिबार किया था, लेकिन उन्होंने अगले साल ही इम्तहान दे दिया। और अब की जो है वो तारिक महमूद और उसके नाम के साथ जो है वो वालिद के नाम में से ख्वाजा हटा दिया। मतलब ये तय हो गया कि तारिक महमूद जहांगीरी ने इम्तिहान दे दिया। हाँ, ये उन्होंने तय हो गया, ये वो तस्लीम कर लिया यूनिवर्सिटी में कर रहे थे। हाँ। सिर्फ ये हुआ है कि उन्होंने अगले साल दिया जो नहीं दे सकते थे। अच्छा, लेकिन आम तौर पे जो है वो ये जो अनफेयर मीन्स कमेटी है, इसकी एक रिवायत रही है कि साल में यूनिवर्सिटी के प्राइवेट इम्तहान वगैरह बहुत होते थे पहले, अब थोड़े कम हो गए, 70-80 केसेस आते हैं। वो कमेटी शायद साल में 2 या 3 बार मिलती है। तो उस 10 लोगों को जो है वो दे देती है सज़ा 3 साल की, 10 को 1 साल की, किसी को माफ़ कर देती है। तो आमतौर पे होता ये है कि 1-2 महीने बाद ही कैंडिडेट दोबारा दरख्वास्त देता है, जी बड़ी सख्त सज़ा दे दी, ज़रा कम कर दें, तो वो 3 साल को 1 साल कर देते हैं, 1 साल को 6 महीने कर देते हैं। तो इस बारे में ख़दशा ये भी है कि अगर उनको ये उन्हीं की अनफेयर मीन्स में वो पकड़े गए थे और उसके बाद उन्होंने अगले साल इम्तहान दिया, तो शायद उन्होंने कंडोन करा लिया होगा। तो मेरे मालूम किया कि तो मुझे पता चला कि अनफेयर मीन्स कमेटी में ये नहीं बताया गया कि उन्होंने कंडोन करने की कोई दरख्वास्त दी होगी कि नहीं दी होगी। और फिर मुझे ये भी पता चला कि भाई वहाँ पे जो है वो क्या नाम है, ये कहा गया हमारे वाइस चांसलर साहब को, लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि भाई मेरे ऊपर तो दबाव है, इसको करना है। अच्छा, ये दबाव की खबर वाइस चांसलर साहब ने खुद कंफर्म की? हाँ, मेरी तो इतला यही उस इजलास में उन्होंने कही। अनफेयर कौन से इजलास में उन्होंने? अनफेयर मीन्स कमेटी के इजलास। अच्छा, ये कब हुआ था? ये हुआ था 17 अगस्त को हुआ था। लेकिन ये बात वो वाइस चांसलर साहब ज़्यादा कंफर्म कर सकते हैं कैसे। लेकिन आपके जो डीन्स हैं या मेंबर्स हैं, आप नाम शायद नहीं लेना चाह रहे, लेकिन उन्होंने ये बात तस्दीक की कि वाइस चांसलर ने इजलास में ओपनली सबके सामने माना के दबाव में। जी, ये यूनिवर्सिटी में एक आम तासुर भी यही है, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए इस्लामाबाद भी गए थे उससे पहले। तो जो इस्लामाबाद गए थे क्यों? अब मुझे नहीं मालूम, ये वो बताएंगे आपको क्यों गए थे। लेकिन आपको कुछ पता चला कि किस किस्म का दबाव है, उनके साथ क्या सलूक असल में देखिए, मैं जिस चीज़ को दबाव कह रहा हूँ ना, जो मैंने अपने कल के ट्विटर वगैरह पे बयान में भी दिया है, मेरा कहना ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी में 2 इदारे हैं जो कि अहम समझे जाते हैं, स्टैचुरी बॉडीज़ हैं। एक सिंडिकेट है जो कि माली मामलात और दीगर और चीज़ों को, लोगों के प्रमोशन, अपॉइंटमेंट्स वगैरह इस टाइप की चीज़ों को, केसेस को डील करती है, और कवानीन प्रपोज़ करती है सेनेट को, जो कि उससे ऊपर बाला इदारा होता है। और सेनेट का काम जो है वो जो सिंडिकेट ने बजट अप्रूव किया उसको भी अप्रूव करे फिर दोबारा से, और कवानीन को बाज़ाब्ता मंजूर करे। तो हुआ ये कि पिछले 10 दिनों में हमारी सेनेट और सिंडिकेट दोनों ही बड़े वाज़ेह तौर पर उनको दबाव में लाया गया। अब सेनेट के साथ ये हुआ कि हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में कोई 22-23 इंस्टीट्यूट्स और सेंटर्स हैं रिसर्च के। तो पिछले 12 साल से चल रहा है कि इनमें से बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें ख़ास तौर पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल साइंसेज जो है HEJ कहलाता है, और डॉक्टर अताउर रहमान के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो वहाँ पे चीफ पैटर्न बने हुए हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब आज भी बने हुए चीफ पैटर्न। ये जनरल मुशर्रफ के दौर में जो मिनिस्टर थे। जी। और यूनिवर्सिटी में किसी भी सेंटर इंस्टीट्यूट में किसी भी स्टैचूज़ में कहीं भी चीफ पैटर्न नहीं होता। इसी तरह से वहाँ पे डायरेक्टर जो है उसकी टर्म भी नहीं लिखी होती, 3 साल के लिए हर जगह डायरेक्टर होता है, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर में से एक आदमी होता है। वहाँ पे डायरेक्टर लिखा हुआ, बस अताउर रहमान साहब 14 साल डायरेक्टर है, उनके बाद एक और साहब आए वो 17 साल डायरेक्टर है। और ये जो पूरी यूनिवर्सिटी में मैं तो 30 साल से हूँ, मैं हमेशा ही देखता हूँ कि लोग बोलते हैं सेनेट के अंदर भी इनके स्टैचूज़ कब मंजूर होंगे, ये क्यों नहीं मंजूर कराते, ये एक ही आदमी कुछ डायरेक्टर रहता है। तो बगैर स्टैचूट के वो तनाज़ा चल रहा था। अच्छा। लेकिन इत्तफाक से कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसमें कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने बाज़ाब्ता कहा कोर्ट से, और ऑर्डर में लिखा उन्होंने कि ये कह रहे हैं कि 27 अगस्त की सेनेट में स्टैचूज़ मंजूर हो जाएंगे, और इस तरह से ICCPS के स्टैचूज़ जो है मॉडिफाई हो जाएंगे। ये सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ, वहाँ यूनिवर्सिटी का बयान है कि 27 अगस्त को स्टैचूज़ मंजूर हो जाएंगे, हम आपको पेश कर देंगे, फिर हम डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करेंगे। हुए अच्छा, नहीं, तो हुआ ये कि हमें सेनेट का एजेंडा जो है वो शायद 19 अगस्त या 20 अगस्त को मिला था, और 23-24 अगस्त को हमें वो जो ICCPS का सेंटर है
उसमें 2 जो है वो बड़े बिजनेसमैन ख़ानदान हैं, एक नादरा पंजवानी साहिबा हैं और एक हुसैन जमाल साहब हैं। इन दोनों ने अपने वकील के ज़रिए जो है पूरी सेनेट 136 लोग, उसमें कोई तकरीबन 95 प्रोफेसर्स हैं, उनको जो है लीगल नोटिस भेजा कि आप सेनेट में जो है ये डिस्कस नहीं करेंगे हमारे स्टैचूज ICCPS के। और क्यों? ये भी लिखा उन्होंने कि आप इसलिए चेंज नहीं करेंगे कि हम 2 आदमी जो हैं, हमने सिंडिकेट से पहले मुआहदा किया हुआ है जब हमने डोनेशन दिया था कि हम परमानेंट मेंबर्स रहेंगे। अब आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में आर्मी का चीफ परमानेंट नहीं हो सकता, यहाँ डायरेक्टर परमानेंट चलता रहता है जब तक कि वो रिटायर भी हो जाए, रिटायरमेंट के बाद तो भी आप चलता ये रहता कहना चाह रहे हैं कि सेनेट है। इस तरह से सेनेट को असर दबाव। हाँ, सेनेट बड़ा वाज़ेह नज़र है। और हुआ भी ये कि 27 अगस्त को जो इजलास होना था सेनेट का, जिसमें ये स्टैचूज़ अप्रूव होने थे, उससे 1 घंटे पहले 2 बजे यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी इजाज़त मंसूख कर दी सेनेट कराने की। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात थी कि चीफ मिनिस्टर साहब के कंसेंट से तो सेनेट होती है लेकिन इजाज़त तो नहीं होती कोई, यानी कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, यही हमारे एक्ट में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं आएंगे तो प्रो चांसलर सेनेट को प्रिजाइड कर, वो नहीं होगा तो वाइस चांसलर, और वाइस चांसलर करते रहते हैं। लेकिन बड़ा वाज़ेह था कि भाई ये दो आदमी जो हैं पूरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरान को, सेनेट को वो लीगल नोटिस भी दे रहे हैं, फिर ये ज़ाहिर है और एक्सटर्नल दबाव डाल रहे हैं, और सिंडिकेट भी प्रेशर में, और नहीं, और सेनेट जो है प्रेशर में आ गई, यानी वाइस चांसलर प्रेशर में आ गई या चीफ मिनिस्टर साहब प्रेशर में आ गए, उन्होंने इजाज़त तो विड्रॉ अब इसका ताल्लुक क्या है सेनेट का सिंडिकेट? एक तो सेनेट हो, पिछले हफ्ते की तो बात है ना, 4 दिन पहले की ना, एक वो हो गई। और उसके बाद ये 30 अगस्त को सिंडिकेट थी जिसमें ये अनफेयर मीन्स वाला केस आना था। तो और बड़ा सीगा राज में रखा जा रहा है किसका केस है, क्या है, डिटेल भी नहीं बताई जा रही। किसकी शिकायत है ये? ये मेरे ख्याल में कोई इस्लामाबाद में किसी ने RTI की है, तो उसी की शिकायत है गालिबन। अच्छा, हाँ। RTI की? हाँ, मैंने तो देखा नहीं ना, मैं तो एजेंडे में इजलास में शरीक ही नहीं हो पाया। ये RTI है या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई ख़त आया है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आया है, कुछ पता है? नहीं, मुझे इस बारे में सही से नहीं पता। बस लोगों का जिन लोगों से मैंने बात की उन्होंने कहा कि भाई वहाँ इस्लामाबाद से कोई कंप्लेन आई है जिस पे, हाँ, कुछ इस तरह की कंप्लेन आई है, किसी या तो जुडिशल काउंसिल से आई है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। हाँ, मुझे इस बारे में सही पता नहीं। देखिए, डॉक्यूमेंट देख के आदमी कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट तो मुझे मिला नहीं। और लेकिन देखिए, असल बात ये है कि कराची यूनिवर्सिटी जो है वो एक इतनी छोटी सी यूनिवर्सिटी है, एक पसमानदा सी यूनिवर्सिटी है, उसमें 2 बड़े सरमायादार कहते हैं आप सेनेट का इजलास नहीं करोगे। चले, वो तो हो गया। आप सुने, और सिंडिकेट जब हो रही होती है तो पता चलता है, आपको तो हम बताएंगे नहीं कि किसका केस है। जब मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि भाई मैंने रूल्स देखे तो यूनिवर्सिटी के रूल्स में लिखा हुआ है कि कोई स्टैंडिंग अनफेयर मीन्स कमेटी नहीं है, और उसमें डीन्स तो हो ही नहीं सकते। उसमें लिखा हुआ अनफेयर मीन्स कमेटी जो है सिंडिकेट बनाएगी, वो उसके मेंबर्स, सारे मेंबर्स अनफेयर मीन्स कमेटी में हो सकते हैं, या कुछ मेंबर हो सकते हैं, या एक मेंबर हो सकता है। उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ कोई बाहर का आदमी अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अनफेयर मीन्स कमेटी के जो मेंबरान हैं वो और जो सिंडिकेट हैं वो सब एक ही हैं? नहीं ना, अनफेयर मीन्स कमेटी कितने मेंबरों पे मुश्तमिल है? देखिए, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटी के रेगुलेशंस देखें और ख़ास तौर पे सफ़ा 431 के ऊपर देखें तो उसमें ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशंस के हवाले से जो तफसीलात चल रही हैं उसमें एक जगह पे एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा है कि सिंडिकेट अनफेयर मीन्स कमेटी बनाएगी। अब जो यूनिवर्सिटी में चल रही है डीन्स के नाम से, किसी भी नाम से, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अच्छा, उसके अंदर जो कंट्रोलर साहब बैठे हुए हैं वो 1 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, उनकी भी कोई कानूनी, उनकी यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन भी नहीं है कि वो क्या अनफेयर मीन्स कमेटी? हाँ, वो उसमें बैठे हुए हैं। उनका कुल कितने मेंबर हैं अनफेयर? मेरे ख्याल में 7 या 8 होंगे। तो 2 महीने पहले मैंने देखा था कंट्रोल एग्जामिनेशन के नाम से बयान भी शाया कर दिया था, जो आदमी अपॉइंटेड भी नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि भाई अनफेयर मीन्स कमेटी सिंडिकेट को बनानी थी, सिंडिकेट के मेंबरान पे मुश्तमिल होनी चाहिए थी। अब आप पहले से कोई और अनफेयर मीन्स कमेटी बना के सिंडिकेट में ला के उस पर सिर्फ एक लीगल अप्रूवल लेना चाहते हैं, सही है। और वही हुआ, अनफेयर मीन्स कमेटी जो उन्होंने खुद बनाई वाइस चांसलर साहब ने, उसने अंगूठा लगा दिया कि हाँ जी सब ठीक है, इनकी डिग्री जाली है, और सिंडिकेट में लेकर आना। कौन है अनफेयर कमेटी में और कौन कौन से मेंबर हैं? देखिए, हमारे यहाँ 6 फैकल्टीज़ हैं, 5 में इस वक्त डीन्स हैं, और कंट्रोलर एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रार भी बैठ जाते हैं उसमें, शायद मेंबर हो नहीं सकते। जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से, ये कौन लोग हैं अनफेयर में? ये डीन्स मैंने बताया ना, 5 डीन्स हैं हमारे। उनके नाम बता सकते? हाँ, मैं नाम बता सकता हूँ उनके नाम। एक हारिस शोएब साहब हैं जो फार्मेसी के डीन हैं, एक हमारे डॉक्टर शाइस्ता हैं जो कि सोशल साइंस की डीन हैं, फिर इसी तरह से डॉक्टर क्या नाम है, साइंस की एक डीन है, मैं नाम मेरे जहन से निकल रहा है,
इसी तरह से जो है वो आपका वाइस चांसलर साहब खुद जो मैनेजमेंट साइंसेज की डीन इस वक्त हैं, क्योंकि डीन रिटायर हो गए हैं, और फिर उसके अलावा एक आध कोई और होगा ना जी। तो और इस्लामिक लर्निंग के डीन हैं जनाब प्रोफेसर जाहिद अली जाहिदी साहब, वो हैं। तो इन लोगों ने रिपोर्ट क्या दी आपके इतलात के मुताबिक कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 1990 या 91 में 40 साल पहले क्या बनता है 40 नहीं, ये तकरीबन 9 और 24 33 साल बनता 33 साल पहले इनको बार कर दिया था अनफेयर मीन्स की वजह से 3 साल के लिए, और इन्होंने ये डिस्क्लोज किए बगैर अगले ही साल दे दिया। बस यही। अब आप कह रहे हैं कि हो सकता है इनको बाद में एग्जाम्पशन दे दी होगी अपील पे, वो रिकॉर्ड है ही नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर मैंने 1986 में कराची यूनिवर्सिटी से एमएससी किया ना, अब कल कोई आरटीआई फाइल कर दे इनकी डिग्री जाली है, वो डिग्री तो मेरे पास है ना। आप मुझे बुलाए ही नहीं, आप मुझे कोई ख़त भी ना भेजे, आप मेरी सुने ही नहीं, और मैं यूनिवर्सिटी में 29 साल से पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे ख़िलाफ़ फैसला कर दें मेरी डिग्री जाली। यही काम उस इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज के बारे में करें, और जो लोग उनसे ये काम करा रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी को बर्बाद करा रहे हैं। वो बर्बाद करा रहे हैं कि वो एक लड़ाई जो इस्लामाबाद में हो रही है उस जज के साथ, जिस किसी की भी हो रही है, वो उसको यहाँ इस तरह से लेकर आ रहे हैं। दूसरी बात, जो भी अनफेयर मीन्स कमेटी, मैं तो उसको लीगली समझता हूँ, उसने जो भी फैसला किया इसलिए गलत किया कि आम तौर पे यूनिवर्सिटी में वही अनफेयर मीन्स कमेटी हर साल हमारे यहाँ जो है वो प्राइवेट इम्तहान पहले बहुत होते थे, अब कम होते हैं, 50, 60, 70, 30, 40, 35 लोग, कोई इम्पर्सनेशन का केस होता है, कोई चीटिंग का केस होता है, उसमें से बहुत सारे लोगों को बाज़ाब्ता नोटिस जाता है और वो आते हैं, उनसे पूछा जाता है आपने ये किया था नहीं किया था, फिर उनको 3 साल के लिए 1 साल के लिए डिबार किया जाता है। इस बार तो सबने मुझे बताया कि जहांगीर साहब से तो कोई जवाब ही नहीं मांगा गया, और सिर्फ केस ही उन्हीं का टेकअप किया गया। अब ये अजीब मामला। लेकिन जहांगीर साहब ने कोई तहरीरी तौर पे अनफेयर मीन्स कमेटी को भी नहीं लिख के दिया। मुझे नहीं मालूम, अगर मुझे उस सिंडिकेट में शिरकत करने देते मुझे पता चलता कि भाई वो तफसीलात वहाँ बताते वो। लेकिन देखिए बात यह है, इसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं कंडेम्ड अनहर्ड। मैं अगर किसी शागिर्द को इम्तहान में फ़ेल कर दूँ, वो मेरे पास आए जी आपने मुझे फ़ेल कर दिया है, मैं उसको कॉपी दिखा दूँ, उससे मुतमईन नहीं हूँ तो यूनिवर्सिटी का कानून है कि वो डीन को लिखे कि जी मैं मुतमईन हूँ रिज़ल्ट से, वो डीन चेयरमैन को लिखे, 3 रुकनी कमेटी बनाओ डिपार्टमेंट की, वो 3 रुकनी कमेटी मुझे बुलाए, मुझसे कॉपी ले, सवालात ले, उस स्टूडेंट को बुलाए, उससे पूछे भी तुम्हारा क्या मसला था, फिर उसकी कॉपी चेक करके नंबर दे दे, मैं उसको फिर वाइस चांसलर को ही चैलेंज कर सकता। लेकिन स्टूडेंट को सुनवाई है ना, आप एक स्टूडेंट को 33 साल बाद आप उसको कराची में बैठ के, वो इस्लामाबाद में है, तो फिर कह रहे हैं कि आपने इम्तिहान तो दिया, आपने एनरोल तो हुए, आपने पास भी कर लिया, मगर आपने जो है वो जो पाबंदी आप पे लगाई गई थी कि 3 साल तक इम्तिहान नहीं दे सकते, आपने 1 साल बाद दे दिया, सिर्फ ये एतराज़ है, अदरवाइज ये जाली डिग्री का केस तो नहीं है ऐसा। आपको क्या लगता है? नहीं कह सकता देखिए ये बात, क्योंकि भाई बड़ी सीधी सी बात है, अगर मुझ पर इल्ज़ाम लगता तो मुझे बुलाया जाता, मैं अपनी असली डिग्री दिखा देता, ये मेरी डिग्री, आप खुद ही वेरीफाई कर लो आपने दी है ना। जहांगीर साहब को बुलाया जाता तो सबसे पहला काम तो यही करना था ना, किसी ने फ़ोटोकॉपी दी है आरटीआई के लिए। चलें आप ये बताएं कि ये जो आपको थाने में लेकर गए थे, तो ये वाक़या क्या हुआ, किस इल्ज़ाम में आपको पकड़ा गया, क्या मसला हुआ, फिर छोड़ क्यों दिया गया? देखिए मैं घर से निकला हूँ 1:10 पे, और जो है वो मैं फ़ोन पर ही बात कर रहा था बहुत सारे लोगों के मसाइल सिंडिकेट में आते हैं प्रमोशन के। हमारे 40 टीचर्स 50 टीचर थे जिनका कि सिर्फ पोस्ट ना होने की वजह से या सिलेक्शन बोर्ड को पसंद नहीं आया, तो 40 लोगों को रेफ़र बैक केसेस हैं जो कि सुने नहीं जा रहे, यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट नहीं सुन रही उनके केसेस। तो एक खातून का भी फ़ोन आ रहा था, तो मैं अपने घर से कोई 100 फीट के फासले पर बाहर निकला, सड़क पर गाड़ी में था मैं, तो आगे एक गाड़ी आके मेरे आगे वाली गाड़ी रुक गई, उसकी कोई नंबर प्लेट नहीं थी, सफ़ेद रंग की एक्वा थी वो, और वो बाद में मैंने देखा ये बहादराबाद थाने में वो खड़ी हुई भी थी, और जो है मेरे पीछे जो है वो पुलिस की एक वैन आके खड़ी हो गई, तो मैं गाड़ी खड़ी कर दी। इतने में एक वर्दी वाले साहब आए जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, उन्होंने मुझसे पूछा आप डॉक्टर रियाज़ हैं? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि अपना मोबाइल दे दें। मैंने क्या हुआ? कह लेंगे दे दें, बस हम आपको लेके जा रहे हैं। मैंने मोबाइल दे दिया, वो मेरी गाड़ी में एक बंदा उन्होंने बिठाया, पीछे वो खुद बैठे, बोला आप इस गाड़ी को चलाएं। आगे गए तो फिर मुझे उतार के पुलिस की वैन में पीछे बैठा दिया, मेरे ऊपर कपड़ा डाल दिया, और अच्छा, कपड़ा भी डाल दिया? जी, कपड़ा डाल दिया, और कुछ भी नहीं, ना मुझे बताया कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, बस बिल्कुल इसी तरह से। तो फिर मुझे ले गए यहाँ से कोई तकरीबन 4-5 हाथ बांध दिए या कुछ नहीं। तो फिर मुझे ले गए वहाँ क्या नाम है, जमशेद टाउन थाना, जो मनोरी टाउन मॉस्क के पीछे है, वहाँ ले गए। यहाँ से कोई 5 या 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर होगा, वो ज़्यादा दूर नहीं है।
तो वहाँ ले गए और वहाँ मुझे कोई तकरीबन 1:35 से लेकर 6 बजे तक मुझे वहाँ बिठाया। कपड़ा उतार दिए चेहरे से? हाँ, वो उतार दिया उन्होंने। तो आपने पूछा नहीं क्यों गिरफ्तार किया, किसके कहने पे किया, कोई एफआईआर? देखिए, मैं तीसरी बार उठाया गया हूँ। एक 2017 में उठाया गया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा था अपने एक साहब टीचर के लिए, उस वक्त उठा लिया था। 2018 में उठाया था, वो यहाँ पे एक पीटीएम का एक जलसा होने वाला था और लाहौर में हो रहा था, जिस पे क्रैकडाउन हुआ था, तो प्रेस क्लब पे मुजाहरा हो रहा था। वहाँ मैंने कहा था कि भाई ये गलत हो रहा है और इस तरह से जो है क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए। तो उस जलसे से एक दिन पहले बहुत सारे लोग कराची में उठाए गए, मुझे भी उठा लिया गया और फिर छोड़ दिया गया। तो अब ये तीसरी बार मेरे साथ हुआ, तो आप समझ लें कि मैं तो तकरीबन आदी ही हो गया। तो आप चुप करके बैठे रहे? जी, मैं उनके साथ चला गया वहाँ। वो मुझसे फिर मुझे उनकी बातों से पता चला, उन्हें तो पता ही नहीं कि सिंडिकेट का इजलास हो रहा है, मुझे इसीलिए उठाया। मैंने उनको खुद ही बता दिया भाई कि मुझे पता है क्या हो रहा है, ये कि 3 बजे सिंडिकेट का इजलास है। मुझे बात समझ में आ गई कि मुझे उठाने का मकसद ये नहीं, मैं तो एक अकेला आदमी हूँ, बहुत से बहुत वहाँ सिंडिकेट में एतराज़ करता। मैं सिंडिकेट में बहुत सारे मसाइल पर एतराज़ करता हूँ और बहुत होता है, मिनट्स में लिखा आया था, डॉक्टर रियाज ने नोट ऑफ डिसेंट जमा कराने का कहा। मेरा नोट ऑफ डिसेंट पिछले 1 साल से सिंडिकेट की किसी इजलास में लगाया ही नहीं जाता। मैं जो एतराज़ कर रहा हूँ वो मिनट्स का हिस्सा ही नहीं बनाया जाता। तो मुझे पता था कि भाई ये तो ज़ाहिर है ऐसे ही इतने इस तरह के एक्सटर्नल प्रेशर में इस वक्त यूनिवर्सिटी है। मैंने कल यही ट्वीट भी की थी, भाई यूनिवर्सिटी पे इतना दबाव डाल रहे हैं, इतना तो मैंने कभी नहीं देखा। तो इसलिए मुझे पता था कि ये इसीलिए हो रहा है। ठीक है। तो लेकिन ये कि उनका ये कहना था कि जो है वो आपके ऊपर 2017 में एक केस हुआ था और हमें बताया गया है कि आप तो मफरूर हैं उस केस में। मैंने कहा भाई मैं तो उसमें बरी हो गया हूँ। मैं 5 साल 103 पेशियाँ भुगती हैं मैंने उस केस में। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की थी मैंने उसकी पादाश में, और मैं 2022 में बरी हो गया हूँ। तो मैं आपके तवज्जुह से बाकी लोगों को ही बताना चाहता हूँ कि मैं आपके वहाँ जब चलाएंगे तो वहाँ पर मैं उस केस की पूरी जो फ़ैसला है 4-5 सफ़े पे, वो मैं तस्वीरें डाल दूँगा, आप खुद ही देख लें, फिर कंफर्म करा लें सिटी कोर्ट से कराची के। मैं बाइज़्ज़त बरी हो चुका हूँ क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ कोई चीज़ साबित ही नहीं हुई। ठीक है। तो अब ये कहना कि मैं कोई बड़ा कोई मुजरिम हूँ या क्या हूँ, भाई मैं यूनिवर्सिटी में पिछले 29 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं बहुत से बहुत ये हो सकता है कि मैं सियासी तौर पर जो अपने आप को इनकलाबी समझता हूँ। मैं समझता हूँ दुनिया में अमीर अमीर तर हो रहे हैं, गरीब गरीब आपके ट्विटर अकाउंट पे तो आपका तारुफ मार्क्सिस्ट के तौर पे लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ये बड़ा अंग्रेज़ी का लफ्ज़ समझा जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि अमीर अमीर तर गरीब अच्छा, गरीब तो तर। फिर छोड़ा कैसे उन्हें, कैसे माने वो? माने तो नहीं, वो 6 बजे जो है वो मुझे लेकर आ गए जमशेद टाउन थाने से बहादुराबाद थाने और कहा हम आपको थोड़ी देर में छोड़ देंगे। आपकी फैमिली परेशान नहीं थी? नहीं, वो इत्तफ़ाक़ ऐसा है कि ये सैटरडे का दिन था, यूनिवर्सिटी बंद होती है और यूनिवर्सिटी का वीसी ऑफिस खोला होगा उन्होंने। तो जो है वो मैं 1:15 बजे निकला था कि डिपार्टमेंट जाऊँ, कुछ कागजात उठाऊँगा, फिर उसके बाद इजलास में जाऊँगा। तो सब लोग यही समझ रहे थे कि भाई ये आदमी इस इजलास में जाएगा, 3 बजे इजलास होगा। तो इजलास शुरू हो गया और वहाँ पर मैं नहीं था, और ये इत्तफ़ाक़ की ऐसी बात है कि यूनिवर्सिटी में चाहे कोई एहतजाज हो या मुज़ाहरा हो या मेरी क्लास हो या मेरी लैब हो, और मैं उसमें 5 या 10 मिनट ही बहुत से बहुत लेट, या नहीं तो इस तरह के इजलासों में तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। क्या हुआ? तो वहाँ मुझे नहीं मालूम, मेरी किसी सिंडिकेट के मेंबर से इत्तफ़ाक़ से बात नहीं हुई। अब मैं समझता हूँ कि उन बेचारों पर बिला वजह वैसे ही इतना दबाव डाला गया है पहले ही। तो लेकिन ये कि वहाँ पे उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी, दायरे कोई मेंबर 15-16 इस वक्त मेंबर हैं, कोई अगर नहीं आया तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो उन्होंने सोचा होगा आज ये आदमी नहीं आया, लेकिन हमारे जो साथी असातिज़ा हैं उनको पता था। तो 5 बजे करीब लोगों को बात पता चली कि भाई रियाज साहब तो सिंडिकेट के इजलास में नहीं आए, क्योंकि टीचर्स के बहुत सारे केसेस होते हैं, लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं बात करेंगे, तो इतने मसाइल हैं यूनिवर्सिटी के। तो फिर उसके बाद जो है वो किसी ने मेरी वाइफ को फ़ोन किया कि भाई वो तो आज पहुँचे नहीं। फिर उन्होंने ढूंढना शुरू किया और लोगों को बताया। तो उस वक्त तक जो है ये मुझे बहादुराबाद थाने यहाँ से नज़दीकी है, शेरपा कॉलोनी में, वहाँ ले आए थे और मेरी गाड़ी बाहर ही खड़ी हुई थी, वो गाड़ी मैं ही चला के आया था। अच्छा। तो इनके साथी थानेदार साहब कोई है बहादुराबाद के, वो मेरे साथ बैठे हुए थे। तो वहाँ गाड़ी खड़ी की और जो है बाहर खड़ी हुई थी, तो मेरी वाइफ ने देख लिया है बाहर गाड़ी खड़ी की हुई। तो वो अंदर आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखिए आपकी वाइफ मिलना चाह रही हैं, तो आप ऐसा करें कि उनको समझा दें कि कोई बात ना करें, हम आपको रिहा करने वाले हैं। खैर वो मेरी वाइफ आई, बैठी, मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है और ये जो है इन्होंने मुझे सिंडिकेट के इजलास से रोका है। मैं और वही बैठे हुए थे, वो बाहर चली गई और उनको ये ख्याल गुजरा कि इस बात को मुश्तहर कर देना चाहिए कि इस आदमी को बंद किया हुआ है। तो ये 6:45 या 7 बजने 5 मिनट के करीब इन्होंने ट्विटर पे लिखा कि भाई, पहले लिख चुकी थी 5 बजे की मिसिंग है, फिर इन्होंने लिखा कि भाई यहाँ बहादुराबाद थाने में।
उसके 10 मिनट बाद ही जो है, इनके जाने के 10 मिनट बाद ही उन्होंने कहा बड़ी गड़बड़ हो गई, आपकी वाइफ ने ट्विटर पे चला दिया है, हम आपको यहाँ से कहीं और लेके जा रहे हैं। फिर मुझे वहाँ गाड़ी में बिठाया, आपकी वो थानेदार साहब खुद गाड़ी चला रहे थे मेरी, और वो मुझे वहाँ यहाँ से लेके गए। वहाँ से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर होगा ब्रिगेड थाना, जो नुमाइश में बहुत ही पीछे जाके किसी आबादी में, पता नहीं लाइन ज़ीरे की भी उस तरफ है वो, वहाँ ले गए। और वहाँ से कोई तकरीबन आप समझ लें 8:30 बजे उनको शायद हुक्म हुआ कि इनको ले जाओ बहादुराबाद थाने। ब्रिगेड थाने को कौन हुक्म देता है? पता नहीं, फ़ोन पे ये लोग बात करते रहते हैं, मेरे ख्याल में इनके ही लोग होंगे या कौन। आपके ख्याल में आपको किसने पुलिस के ज़रिए उठवाया? मेरे ख्याल में तो देखिए, इस मुल्क के अंदर जो लोग ये बताना चाहते हैं, बाकी यूनिवर्सिटियों में भी बहुत बुरा हाल है। वाइस चांसलर बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के अपॉइंट किए गए हैं पूरे सिंध में, हर जगह, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में भी। और ये बिल्कुल ऐसे ही एक तरह के रबर स्टैम्प टाइप के लोग हैं। तो अब वो ये बताना चाहते हैं कि भाई अगर जो है ना कोई एतराज़ करेगा हमारी ख्वाहिशात के ऊपर, तो हम बड़ी इम्प्यूनिटी के साथ उस बंदे को भी गायब कर देंगे जो एतराज़ कर रहा है। तो मुझे उठाकर उन्होंने बेचारे 14 सिंडिकेट मेंबर्स को खौफज़दा किया होगा कि वो तो बंदा ही गायब हो गया जो कह रहा था सबसे ये गलत हो रहा है। तो लेकिन मेरे ख़्याल में बात यह है कि इस मुल्क में आईन है, अभी तक पामाल नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है, अभी तो बहाल ही है। और कम से कम एलानिया तौर पे पामाल नहीं हो रहा। नहीं, मेरे ख़्याल में जो है वो, हम अगर ये कह दें कि एलानिया तौर पर पामाल नहीं हुआ तो फिर मार्शल लॉ डिक्लेयर भी होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। और जो है वो एक वज़ीर आज़म है, उसने बाज़ाब्ता हल्फ़ लिया है आइन की पासदारी का, और एक चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं यहाँ पर जिन्होंने हल्फ़ लिया है आइन की पासदारी का। तो मैं तो समझता हूँ जिन्होंने हमारे सामने हल्फ़ लिया है आइन की पासदारी का, तो उनको ये देखना चाहिए, लोगों को भी देखना चाहिए कि आइन की पासदारी का हल्फ़ के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, अब डॉक्टर रियाज साहब ये बताएं कि आपके ख़्याल में ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ और जो कुछ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, आप समझते हैं कि इसका मकसद अदलिया को ब्लैकमेल करना है और अदलिया को आज़ादाना फ़ैसले करने से रोकना है? देखिए, मैं घर में बैठा हूँ तो मैं तो ज़ाहिर सी बात है इस पर एक पॉलिटिकल कमेंट कर भी दूँ, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि मैं कराची यूनिवर्सिटी में जो है वो सिंडिकेट का मेंबर हूँ, और वो एक कानून साज इदारा है, यानी कि वो प्रपोज़ करता है स्टैचूज़ ना। और ये हमारे वाइस चांसलर साहब अनफेयर मींस कमेटी में किस तरह से डिग्री कैंसिलेशन का मामला ले आए, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अच्छा, वाइस चांसलर साहब पे सुना है कि इस्लामाबाद में कोई दबाव डाला गया, क्या इतला? मुझे नहीं मालूम, ये आते जाते रहते हैं, इन्होंने जो है वो मेरी इतलाते हैं, इन्होंने लोगों से शायद बात इस खदशे का इज़हार भी किया है, लेकिन मैं कौन सी किसी मीटिंग में किया है? हाँ, शायद किसी मीटिंग में इन्होंने लोगों से कहा है इस तरह की बात, लेकिन असल में बात यह है कि वाइस चांसलर क्या एग्जैक्टली क्या बात की? नहीं, देखिए, सुनी सुनाई बात है ना, तो इसको इस तरह से तो मैं नहीं कर सकता। ये उनसे ही पूछा जाए कि अगर उन पर दबाव है तो क्या है, लेकिन मुझे तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है ना कि भाई आप जो है वो कंडेम्ड अनहर्ट कर रहे हैं, और आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है। और बेशक वो कोई आम आदमी क्यों ना हो, एक आम सा वकील भी क्यों ना हो, या कोई एक आम ग्रेजुएट भी क्यों ना हो, उसकी भी उतनी ही इज़्ज़त है, उसकी डिग्री की भी इज़्ज़त है। लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मैं पॉइंट करना चाह रहा हूँ, और लोग शायद इसको सियासी तौर पे समझ रहे हैं कि मैं कोई सियासी बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं तारिक महमूद जहांगीर साहब को जानता भी नहीं, ना मेरी कभी उनसे बात हुई, ना कभी मुलाकात हुई। मेरे नज़दीक वो यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट रहे हैं, जैसे मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। उनको जो है वो ड्यू प्रोसेस उनके साथ होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ नहीं हो रहा है उनके साथ ड्यू प्रोसेस। अब वो उसके बाद उनकी डिग्री जाली निकलती है, असली निकलती है, तो मेरा कोई एतराज़ नहीं रहेगा, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस नहीं हो रहा, बल्कि प्रोसेस को जो है ना एक तरह से पुश किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि भाई हम तो सिंडिकेट से भी अप्रूव करा के आ गए, ताकि जब ये जाएँ जहांगीरी साहब किसी कोर्ट में कि जी मेरे साथ ये क्या किया है, तो कहें भाई हमने थोड़ी किया है, सिंडिकेट ने किया है, वो तो खुद मुख्तार इदारा है। ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बज़ाहिर ये किसी जाली डिग्री का केस नहीं है, ये जाली मैंडेट का केस है। और ख़ास तौर पे जब अदलिया के साथ शदीद किस्म की ब्लैकमेलिंग हो रही हो, और जिसका एक सबूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का एक तहरीरी ख़त है जिसमें खुफिया अदारों पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में डिग्री का मामला, और वैसे भी जो इल्ज़ाम ये नहीं है कि डिग्री जाली है, इल्ज़ाम ये है कि इनरोलमेंट भी हुई, इम्तिहान भी दिया गया और पास हुआ इम्तिहान,
सिर्फ ये है कि पाबंदी लगाई गई थी 3 साल की और 1 साल बाद इम्तिहान दिया गया। बज़ाहिर अभी तक की जो इतलात हैं वो यही हैं। और फिर जिस तरीके से खुफिया रखा गया है अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट को, और जिस तरीके से रोका गया है डॉक्टर रियाज को सिंडिकेट की मीटिंग में शरीक होने से, तो लगता ये है कि ज़्यादा बड़ा और संगीन मामला किसी जज के ख़िलाफ़ नहीं, इस पूरी सोसाइटी और पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ है। और आइन के बरखिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ जिस किस्म की ये कार्रवाइयाँ इंतज़ामी सतह पर की जा रही हैं, ये बराह रास्त जो है एक आइन पे भी हमला है। और इस हवाले से चीफ़ जस्टिस जो मौजूदा हैं काजी फ़ाइज़ा, उनके ही केस में जब वो कटहरे में खड़े थे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से सर्वेलेंस भी नहीं हो सकती और कोई सरकारी इदारा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकता। तो मेरे ख़्याल में अगर ये मिसाल कायम हो गई कि एक कराची यूनिवर्सिटी जो है वो 33 साल बाद किसी हाई कोर्ट के जज की डिग्री के बारे में मीटिंग करके और प्रेस रिलीज़ें जारी करे, तो फिर ये मामला रुकेगा नहीं। कल किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज से मुतल्लक पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी जो है, अगर वहाँ का वाइस चांसलर बुज़दिल हुआ, वहाँ का वाइस चांसलर किरदार वाला ना हुआ, तो फिर वो ऐसे ही फ़ैसले करेगा जैसा कि अब हमें कराची यूनिवर्सिटी के इस सिंडिकेट की तरफ से देखने को मिल रहा है। ये मामला यकीनी तौर पे अदालत में जाएगा, मगर इसके लिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उसी तरह दरख्वास्त गुज़ार बनना पड़ेगा बज़ाहिर, जिस तरीके से काजी फ़ाइज़ा और उनकी अहलिया दरख्वास्तें डालते रहे हैं और कटहरे में खड़े रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी लगता यह है कि 6 जजों का मामले के ऊपर तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा अपनी क़यादत साबित करने में नाकाम हैं, अपनी लीडरशिप दिखाने में नाकाम हैं। और उसके साथ ही अगर वो 6 जजों के ख़त के ऊपर ठोस कार्रवाई अगर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की सरबराही में फुल कोर्ट कर लेती, तो आज शायद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता। डॉक्टर रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। मतीउल्लाह जान, MJ TV को आपने वक्त दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।